नमस्कार। आज हम लोग इंटीग्रेशन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मैथ का एक छोटा सा ये भी टॉपिक है। पिछले में हमने डिफरेंशिएशन देखा। आज हम इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। और उसके बाद एक ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा एक टिप्स करके समझिए, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। पूरा ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका भी छोटा छोटा हम लोग बेसिक जान रहे हैं। वैसे ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा एक ट्रिक हम उसको डिस्कस करेंगे। और एरर करके एक छोटा सा टॉपिक है, बुक्स में है, बहुत ज़्यादा उसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स में है तो हमें उसको जानना चाहिए। तो हम उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हम क्या निकालते हैं? जैसे डिफरेंशिएशन से हम स्लोप निकालते थे, किसी फंक्शन का स्लोप निकालते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन निकालते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन इज स्लोप या रेट ऑफ चेंज। इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर दैट फंक्शन निकालते हैं। जो फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन का जो कर्व है, उस कर्व के नीचे का एरिया निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से। इधर y है, इधर x। ठीक है, ये है फंक्शन, मान लो ये है एक फंक्शन। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट किए फ्रॉम x1 टू x2, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कोई रेंज नहीं बताना पड़ता था कि कहां से कहां तक डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट पे करते थे और वेरिएबल का कोई भी वैल्यू डाल करके हम उसका फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते, फंक्शन का उस वेरिएबल के उस वैल्यू पे उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेते थे, स्लोप निकाल लेते थे। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक हमको इंटीग्रेट करना है ना। अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x1 से x2 के बीच में, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम x1 टू x2 विल गिव दिस एरिया। अगर हमें ये एरिया निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है, तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x1 से x2 तक। जैसे ये एरिया अगर निकालना है, इंटीग्रेशन मीन्स बेसिकली समेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल एरियाज। ये वैल्यू है x और x पे ये वैल्यू हो जाएगा y, ये वाला लेंथ, ये y। अपन ये छोटा सा एरिया निकालेंगे तो छोटा सा एरिया क्या होगा? y, ये एक रेक्टेंगल, इसको छोटा सा एरिया है, इसको हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। ये सीधे इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्योंकि छोटा, हम ये छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं तो हम इसको मान लेंगे स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये y इंटू ये चेंज इन x, डेल्टा x, छोटा सा डेल्टा x। ठीक है, और y को लिख देंगे fx डेल्टा x। अगर हमें x1 से x2 तक का एरिया निकालना है, x1 से x2 तक का एरिया निकालना है, तो ऐसे छोटे 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 सारे रेक्टेंगल लेने पड़ेंगे। हर जगह y का वैल्यू अलग हो जाएगा, डेल्टा x, ठीक है, एफ एक्स डेल्टा एक्स। या फिर ये मान लो यहाँ पे y1 है तो y1 डेल्टा x, यहाँ पे y का वैल्यू y2 है, प्लस y2 डेल्टा x प्लस y3 डेल्टा x। ऐसे करते करते हर जगह y का वैल्यू अलग रहेगा, y का वैल्यू चेंज हो रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो y1 इंटू छोटा सा इंटरवल ऑफ x प्लस y2 इंटू छोटा सा इंटरवल ऑफ x, y1 डेल्टा x प्लस y2 डेल्टा x प्लस y3 डेल्टा x। ऐसे करते करते
ये सारा ये करके जोड़ेंगे तो एरिया आएगा इसके अंदर, ग्राफ के अंदर का। यही एरिया हमें इंटीग्रेशन करके इस ग्राफ को, इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x1 टू x2 तो दे देगा एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x1 टू x2। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम x1 टू x2। एक एग्जांपल देख लेते हैं इंटीग्रेशन का, है? कैसे किसी फंक्शन का एरिया, किसी फंक्शन के नीचे का एरिया, किसी फंक्शन के अंदर का एरिया कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता है, इंटीग्रेशन की हेल्प सहायता से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे एक फंक्शन हम लेते हैं से y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स का ये फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री, y का वैल्यू x के वैल्यू के बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें अगर बोला जाए कि x का वैल्यू 0 से लेके x का वैल्यू 5 तक का एरिया निकालना है इस ग्राफ में, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 का एरिया अपने को निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दैट इज y dx फ्रॉम 0 टू 5, ओके, y इज इक्वल टू x dx 0 टू 5। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 5 तक। तो पहले 5 का वैल्यू पुट करेंगे x में, दैट विल बी 5 स्क्वायर दैट इज 25 बाई 2 माइनस 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो हमारा एरिया आ जाएगा 25 बाई 2। ये मैंने एक बहुत सिंपल सा लिया है, ये सिंपल इसलिए भी लिया है कि इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने नॉर्मल मेथड से कि इंटीग्रेशन से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखिए हम लोग जो नॉर्मल एक ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? x यहाँ 5 है, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है तो ये भी 5 होगा, है ना, तो इसका हाइट है 5, ये है 5, तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 25 बाई 2। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन से हम किसी भी ग्राफ के अंदर का, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे ये तो सिंपल था, तो ट्रायंगल था, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी हम एरिया निकाल लिए। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा जिसमें कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं होगा कि एरिया उसके नीचे का कैसे निकालना है, तो इंटीग्रेशन से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। दैट वी कैन सी दैट, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने कि एरिया इसमें ऐसे निकल रहा है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा कोई फंक्शन आ गया, से y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर आ गया, मान लीजिए से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो ऐसे जाएगा ये फंक्शन। अब इसमें बोलेगा कि x का वैल्यू 2 से 4 तक का एरिया निकालना है, मतलब इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है फॉर x इज इक्वल टू, फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अब अपने को फार्मूला तो पता नहीं है कि इस तरह का रहेगा तो क्या क्या ऐसे एरिया निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें इंटीग्रेशन करना है अपने को fx dx दैट इज y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू 4, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, x इज इक्वल टू 2 टू 4। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब बाई 3 दैट इज इक्वल टू फ्रॉम 2 टू 4। पहले 4 का वैल्यू पुट करेंगे, 4 क्यूब
दैट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई 3 माइनस 2q बाई 3, पहले 4 का वैल्यू फिर 2 का वैल्यू, सो दैट इज़ 3 4q माइनस 2q, वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा 16 इंटू 4 64, 64 माइनस 8, that is 56 by 3 units, square units. Area, this area will be 56 by 3 square units. तो ऐसे हम किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शन का, फंक्शन के अंडर का एरिया फ्रॉम सम वेरिएबल x1 टू अनदर वेरिएबल x2 हम इंटीग्रेशन के सहायता से निकाल सकते हैं, जैसे कि ऐसे हमने इसमें निकाला। ये है इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन का मीनिंग यही है, ठीक है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा, उसका फिजिकली सिग्निफिकेंस ये है, okay? का कुछ फंक्शन को ऐसे डिराइव करके उसका एरिया जोड़ जोड़ करके ऐसे करके बताया गया है, और वो हम याद कर लेंगे तो हमें उस तरह से फिर एरिया जैसे जोड़ करके वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका हम एरिया निकाल लेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है वो करेंगे। तो अपन फिजिक्स के लिए उतना ही मतलब बेसिक कंसेप्ट्स बस देख लेते हैं, और जो दो चार जो यूज अपन को कॉमनली आने वाला है फिजिक्स में, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। जैसे साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। हाँ, ये हो जाता है। ऐसे ही साइन कॉस एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक्स टू द पावर एन का, यही तीन चार है जो कि अपन को लॉन एक्स का, सॉरी 1 बाई एक्स का लॉन एक्स हो जाता है। यही कुछ कुछ हैं जिनको कि अपन को याद रखेंगे, बार बार यूज आएगा, दो चार बार करेंगे तो याद ही हो जाएगा। तो बेसिक्स इंटीग्रेशन का बस दिमाग में ये रखना है कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन को कर रहे हैं तो उसका मतलब कि हम उस फंक्शन के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं। इंटीग्रेटिंग, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम से वेरिएबल x1 टू x2, तो मतलब कि हम वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम x1 टू x2। और उसके लिए ये जो तीन चार हैं, जैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, उसी तरह से और तीन चार हैं जो आप किताब से देख करके ये तीन चार जान लीजिएगा, और इसी का यूज होगा। ये जैसे जैसे इसको रटने उठने की जरूरत भी नहीं, जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे हम लोग इसको वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये था डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, और ये जो कुछ है इसको देख लीजिएगा बुक से। जो रूल्स जो ऑलरेडी जो फ्रेम कर दिया गया है, ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ये निकाल के अपने को दे दिया गया है फंक्शन का, तो ये क्या है, ये याद कर लेने से काम इसको आसान रहता है अपने को। जैसे एरिया निकालना हुआ किसी भी फंक्शन का, फंक्शन के नीचे का, तो इंटीग्रेशन का वो याद है तो अपन वैसे करके एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी का स्लोप निकालना पड़ गया किसी फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो अपन को पता रहता है तो कर लेते हैं। तीन चार छोटे बेसिक वाला अपना दिमाग में रखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री पता ही है, बेसिक 9th 10th में आपने पढ़ा ही होगा, वो मैं बताऊंगा नहीं अभी।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन फंक्शन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस फंक्शन, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन, ये सब मैं बताऊंगा नहीं। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, जो शायद कन्फ्यूजन होता होगा, मुझे कन्फ्यूजन होता था अपने टाइम में, कि अगर मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है साइन से साइन 135 का वैल्यू निकालने के लिए, ये थीटा का वैल्यू 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से फिर 360, 360 इज इक्वल टू 0। 360 बार घूम गया, मतलब फिर से वापस अपने जगह पे आ गया, वो 0 डिग्री पे। ये पता रहता है इस क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं? इसमें बेसिक चीज बता देता हूं, समझने वाली चीज बता देता हूं, बाकी तो याद होगा ही। वैल्यू ऑफ साइन 0, 30, 45, 60 और 90, उसमें साइन कॉस 10 का वैल्यू आपको याद रखना है। इसमें क्यों 0 है इस क्वाड्रेंट में? सॉरी, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों हैं? साइन कॉस 10 सारे पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है। उसी तरह x भी इधर पॉजिटिव रहता है और इधर नेगेटिव रहता है, y इधर पॉजिटिव इधर। तो इसमें y भी पॉजिटिव है, सॉरी y पॉजिटिव है और ये हाइपोटेनस का मेजरमेंट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। बेस भी पॉजिटिव साइड में है, तो ये पॉजिटिव साइड में है, तो कॉस भी पॉजिटिव। कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस पॉजिटिव साइड में है तो ये हो गया पॉजिटिव। साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव है तो 10 पॉजिटिव। इसमें ये देखिए, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, ये प्लस y के डायरेक्शन में है, ये y इधर प्लस है, तो साइन पॉजिटिव, लेकिन कॉस नेगेटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव साइड में है, माइनस x तरफ, तो कॉस नेगेटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 10 भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसमें कॉस और 10 नेगेटिव है, इसमें सारे ही नेगेटिव हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल नेगेटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। 10 यहाँ भी नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव क्योंकि ये माइनस नेगेटिव। तो ये क्या है, अपने को बेसिक से याद रहता है कि इसमें सारे पॉजिटिव हैं, मतलब अगर साइन इसमें थीटा का वैल्यू, अपने को अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में रहेगा साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, 10 नेगेटिव। 180 से 270 के बीच में रहेगा तो साइन कॉस 10 सारे नेगेटिव, और सॉरी साइन और कॉस नेगेटिव होगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस से -5 बाई -4 पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसमें 10 पॉजिटिव और इसमें साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो खैर बहुत बेसिक चीज़ था। जो काम आएगा वो ये है कि आपको अगर दे दिया से साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालें, है ना, तो एक तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि साइन 90 + 45 कर दिया,
और साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा करके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 90 और 45 साइन कॉस का वैल्यू पता ही है, तो वैसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम, इसका ये तरीका है कि 180 से 0, 180, 90, 270, 180 से इसको जो है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45, ठीक है। साइन 135 को साइन 180 माइनस 45 लिखेंगे, और ये हमेशा होता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और चूंकि 180 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 45। साइन 180 माइनस 45 इज इक्वल टू साइन 45, तो साइन 135 इज इक्वल टू साइन 45। कुछ बुक्स में ऐसा भी रहता है कि 90 प्लस 45 कर दो, और उससे फिर 90 से प्लस माइनस अगर करते हैं तो वो फिर साइन जो है वो कॉस बन जाता है। साइन, ये कंफ्यूजन होता है इसमें। ये जो है ना, अपन 90 प्लस कोई एंगल नहीं करेंगे, है ना। अपन जो है 90 प्लस 45 से नहीं निकालेंगे, ये 180 से माइनस, 180 से प्लस माइनस करेंगे। अपने को जब इस क्वाड्रेंट में निकालना है तो 180 से माइनस करेंगे, इस क्वाड्रेंट में किसी का वैल्यू निकालना है तो 180 से प्लस करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि जैसे साइन 180 से माइनस किए तो उसका वैल्यू साइन ही रह गया, 180 से प्लस भी करेंगे तो उसका वैल्यू साइन ही रहेगा। इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो अपने जो हम लोग अभी देखे थे कि साइन रहेगा तो इसमें प्लस रहेगा, कॉस रहेगा तो इसमें प्लस रहेगा, टेन रहेगा तो इसमें प्लस रहेगा। तो उस तरीके से हम 180 से उसको रिलेट करके और इस तरह से हम उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया वो, तो साइन 180 से माइनस किए हैं तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में आया तो साइन प्लस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर साइन को थीटा का वैल्यू 180 से 270 के बीच में है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 180 प्लस थीटा, साइन 180 है तो ये भी साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गया तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसमें रहा तो या तो 180 से प्लस करेंगे या 0 से प्लस है, तो इसमें जो है 0 माइनस थीटा, ये इससे इधर करेंगे माइनस तो साइन 0 माइनस थीटा, 0 या 180 से अगर प्लस माइनस करते हैं तो साइन जो है साइन ही रह जाता है, कॉस, और इस वाले में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव। उसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 से प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा, और 180 माइनस थीटा है मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 से प्लस माइनस कर रहे हैं, कॉस थीटा हो जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में है माइनस हो जाएगा। उसी तरह से फिर कॉस 0 माइनस थीटा, 0 से माइनस कर रहे हैं तो 180 या 0 से प्लस माइनस करेंगे तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, इसमें कॉस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, और उसको निकालते कैसे हैं वैल्यू। अगर मान लीजिए 0 से 90 के बीच का तो पता है अपने को, 0, 30, 60, 45 और 0, 30, 45, 60, 90 का पता है। तो अगर 180 से उसको प्लस माइनस करके उसको अगर अपने को बताता पूछेगा तो कैसे उसको माइनस प्लस का गलती ना हो, उसके लिए एक छोटा सा ये ट्रिक मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होता था, तो मुझे लगा शायद और भी बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। तो इसीलिए
ये वाला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। मैं 90 से प्लस माइनस नहीं करता था क्योंकि उससे कन्फ्यूजन हो जाता था। 90 से क्या आप साइन जो है 90 प्लस कुछ किए तो कॉस हो गया, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता था। तो अपन क्या 180 से ही प्लस माइनस करते हैं, तो उससे क्या साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और उस पता रहता है किस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैथ के ये छोटे छोटे ये 3 टॉपिक थे। टॉपिक तो वैसे बड़ा बड़ा है, लेकिन अपने को फिजिक्स में डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं कर पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट समझ गए, इसको यूज़ कैसे करना है वो समझ गए। जो 2-3 जो अपने को बार बार यूज आएगा, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वैसे फंक्शन का अपन याद भी कर लेते हैं, तो याद हो ही जाता है। तो वो हमने देखा, डिफरेंशिएशन देखा, इंटीग्रेशन देखा, और ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा ट्रिक देखा बस, कि एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर वो 90 से ऊपर। एक और टॉपिक है जिसको हम कवर कर लेते हैं, छोटा सा है चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा उससे भी आता नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बुक में है, तो हम छोटा सा कवर कर लेते हैं, शायद कुछ पूछ ले कभी। एरर। एरर मतलब जब हम जो भी कुछ हम मेज़र करते हैं, किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, किसी का लेंथ, किसी का वॉल्यूम, किसी का से मास हम मेज़र करते हैं, तो हम जब भी मेज़र करते हैं तो बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट वेरी होता है। कभी हम अगर मान लीजिए कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मिलीमीटर का स्केल दिया हुआ है, मिलीमीटर का ये दिया हुआ है डिवीज़न, तो अगर हम किसी का डायमीटर निकाल रहे हैं तो से वो 15.62 सेंटीमीटर कभी आएगा, फिर से हम उसके उसी इसमें उसी आइटम का हम दूसरे जगह पे डायमीटर निकालेंगे, दूसरी बार तो हो सकता है 15.63 सेंटीमीटर आए, हो सकता है उसमें 15.61 सेंटीमीटर आ जाए। तो उसका एक्चुअल जो रेडियस, उसका एक्चुअल जो डायमीटर है, जो आइटम हम डायमीटर मेज़र कर रहे हैं, उससे ये जो वेरी, मान लीजिए कि उसका एक्चुअल है 15.63, तो ये जो कभी 16.61 आता है, कभी 62 आता है, तो ये इसको कहते हैं एरर। मतलब कि हमारे मेजरमेंट में कुछ एरर आ रहा है। एरर 2 तरीके का होता है, एक होता है रैंडम और एक होता है सिस्टमैटिक। रैंडम, सिस्टमैटिक। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर जो कि जिसको कि हम ठीक नहीं कर सकते, जो कि हमारे जो हमारे इसका इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन है, हम देखने का जो जैसे ऊपर नीचे देख लेते हैं, कभी नीचे से ऐसे करके देख लिए, कभी ऊपर उठ के देख लिए, तो ये इसमें क्या है कि दोनों साइड्स ये वेरी कर जाता है। लेकिन सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर है जो कि जिसका ऑब्जर्वेशन जो मेजरमेंट हमेशा मीन के एक तरफ आएगा, जो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लो उसका मीन है 8.3, वो हमेशा वो 8.31, 32, 33 वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी इस साइड नहीं आ रहा है। तो सिस्टमैटिक एरर क्यों, किसकी वजह से होता है? हमारा इंस्ट्रूमेंट कुछ ख़राब हो गया है, मान लो जिससे हम मेज़र कर रहे हैं वो घिस गया है, या वो रस्ट हो गया है, या कुछ हो गया है, तो वो सिस्टमैटिक एरर उसमें आएगा, वो हमेशा ही मीन के एक तरफ ही आएगा। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? डेंजरस है, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल मेजरमेंट देता ही नहीं है। रैंडम तो क्या है, रैंडम में बहुत सारे मेजरमेंट ले लेंगे और उसके बाद उसको फिर हम मीन कर देंगे, तो वो हमारा एक्चुअल मेजरमेंट दे देगा, या दोनों तरफ में वो कुछ प्लस कुछ माइनस ऐसा करके देता है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर को ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज पैरामीटर्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। लेकिन सिस्टमैटिक ऐसा है जो कि जिसको हम ठीक कर सकते हैं, दैट इज़ इन आवर कंट्रोल। लाइक हम मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तो उस वजह से वो एरर आ रहा है, तो दैट इज़ इन आवर कंट्रोल। और इसको अगर ठीक नहीं किया तो ये हमें मतलब नुकसान भी करता है, क्योंकि ये पूरा मेजरमेंट ही खराब गलत देता है। तो ये डिफरेंस है रैंडम और सिस्टमैटिक में। अब हम एरर मेज़र कैसे करते हैं? एरर को मेज़र करते हैं डेविएशन से। डेविएशन का ये साइन है, डेविएशन।
और एक टर्म जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन जो है, डेविएशन रूट मीन स्क्वायर। अगर हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए और उसमें सब में थोड़ा थोड़ा एरर आ रहा है, कुछ डेविएशन आ रहा है मीन से, तो उसमें जो मेजर करते हैं वो बताते हैं कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है। उससे पता चलेगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट मतलब कितना एक्यूरेट है। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, से हमने मीन निकाला, हमने n मेजरमेंट लिया और मीन निकाला, x1 x2 x3 x4 xn तक लिया और मीन निकाला, तो सबको सम करके डिवाइडेड बाई n कर दिया, तो ये मीन आ गया। तो ये x पर बार जो है ये मीन है। अब रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कैसे निकालेंगे, x मीन माइनस एक्स आई जो है ये 1 से लेके n तक रहेगा, इसका स्क्वायर को सम कर देंगे, लाइक माइनस x1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये सबको सम करेंगे, n तक सम करेंगे और उसके बाद उसका मीन निकालेंगे। ये हो गया, ये हो गया स्क्वायर का मीन, डेविएशन का स्क्वायर का मीन, और इसको रूट कर देंगे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और इसको जो है रूट कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा RMS डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का वैल्यू से पता चलता है कि हमारा जो है जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है ना। अगर हमारा 99% ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन से प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आता है, x प्लस माइनस 3 सिग्मा, दैट इज मीन से 3 सिग्मा माइनस एंड 3 सिग्मा प्लस, अगर उस बीच में हमारा 99% ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग मानते हैं कि दिस इज ओके, आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ओके एंड आवर मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन इज ओके। तो ये है उसका मेजरमेंट, x प्लस माइनस 3 सिग्मा इफ 99% ऑब्जर्वेशन लाइज इन दिस रेंज, मतलब आवर इंस्ट्रूमेंट, मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ टेकिंग मेजरमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, तो एरर में इतना ही है। एरर में अभी आगे फिर जैसे जैसे पढ़ेंगे फिर देखेंगे, कुछ यूज आएगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, है ना। हमने बात की फिर इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन का क्या यूज है, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। एक एग्जांपल से भी देखा है कि कैसे हम इंटीग्रेशन के हेल्प से ग्राफ के नीचे का एरिया फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन के नीचे का एरिया निकालने में इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करते हैं वो देखा। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा एक टिप्स देखा, उसमें उसको कैसे हम एंगल 90 डिग्री के से बड़ा जो एंगल होता है उसको हम कैसे हमको निकालना है वो ट्रिग्नोमेट्री में देखा। और एरर एक छोटा सा टॉपिक था, उसको देखा हमने। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर करके एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी हमारे फिज़िक्स में जितने क्वांटिटी हैं उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसका हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कोई वेक्टर है या नहीं है, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, तो उसको हम लोग अगले अपने वीडियो में उस पर बात करेंगे। थैंक यू।